कि आयुर्वेद ही एक वेलनेस है। बिल्कुल अपना जो डे टू डे लाइफ है, जिसको हम लोग सिंपल में क्या बोले, दिनचर्या, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। आपको क्या लग रहा है करंट ट्रेंड में आयुर्वेद आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? आयुर्वेद भी एक कला है। जैसे पुराने जमाने में एक डांस है, म्यूजिक है, राजा उसको प्रोपगेट करते थे, सपोर्ट करते थे। तो आयुर्वेद भी एक आर्ट है। अब इतने दिन हम लोग ब्रिटिश के परिपाल उसमें थे, वो लोग उनका साइंस डेवलप करने के लिए अपने आयुर्वेद को दबा के रखे। लेकिन अब भी अपना इंडिपेंडेंस आने के बाद भी 60-70 साल तक ऑलमोस्ट हमारा वही हालत था। आयुर्वेद को एक्चुअली सूडो साइंस भी बोला जाता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते, इट्स नॉट ए मेडिसिन, इट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन। हर मेडिसिन क्या करता, खाली ट्रीटमेंट एस्पेक्ट बोलता, लेकिन आयुर्वेदिक में क्या है, दोनों है। प्रिवेंटिव ज्यादा है। यू शुड ईट वाटर बोलते एंड ड्रिंक फूड। पानीयम प्राणी नाम प्राणा, पानी प्राणियों का प्राण है। हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। वी आर व्हाट वी ईट, जैसा अन्न वैसा मन। एंड आज के दुनिया में, ये फास्ट फूड की दुनिया में और ये फास्ट फेस की दुनिया में हम खाने पे इतना ध्यान नहीं देते। जो कुछ भी अवेलेबल है वो खा लेते हैं। वो जंक है या नहीं है, वो हमारी शरीर के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है या नुकसान पहुंचता है, इस पे हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और काफ़ी सारे यूथ तो सिर्फ जंक पे ही उनकी ज़िंदगी आधारित है। और मोस्टली 2 मिनट का नूडल ये ज़िंदगी में आ गया। तो हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। सब इंस्टेंट उपमा आ गया, इंस्टेंट पोहा आ गया, सारे इंस्टेंट का दुनिया है ये। तो हम ये सोचेंगे कि हम अगर ये इंस्टेंट खाने से हमारी शरीर को लाभदायक होगा तो हम गलत हैं। और इस चीज़ के ऊपर चर्चा करने के लिए हैदराबाद के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सुरेश जी हमारे साथ हैं। नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते सर। तो जैसा अन्न वैसा मन, इसमें कुछ सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सर? आप क्यों बोलते हो? अपने आयुर्वेदिक में बोलते हैं कि जैसा अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। जैसे एक बीमारी आया समझिए, तो उसमें आधा बीमारी कब कम हो जाता, अगर आपको अच्छा नींद आ गया। अगर क्यों तो आप पेशेंट है समझिए, तो आपको नींद अच्छा आ गया ना, तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएंगी। अगर आपको अच्छी भूख लगी समझियो, आपकी पूरी बीमारी खत्म हो जाएंगी। तो भूख लगना सबसे इम्पोर्टेंट है, और नींद लेना। और नींद भूख और नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका जो बोले सो बिल्कुल परफेक्ट है वो कैसा। और इसका अपने पास मुहावरे भी है बहुत सारे, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ऐसा भी बोल के बोलते हैं ना। तो मुहावरे भी है। क्यों तो आज का लेटेस्ट साइंस भी मानता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, इट विल अफेक्ट द ब्रेन। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आज आप बच्चे हैं, वो लोग, अब माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाने के टाइम वो बच्चे खाना नहीं खाते, उसमें एक टीवी लगा के या कुछ यूट्यूब लगा के या गाना लगा के उनको बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो वो बच्चों का माइंड भी पूरा डाइवर्ट हो जाता है। उनको हमेशा कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहता है बच्चों को। सुपर सर। वो है वो। अगर पुराने जमाने अपन देखते थे, तो माँ क्या करती थी, बच्चे को गोद में ले जाके बाहर नेचर के पास, कोई झाड़ के पास कोई बर्ड रहता, उसको बताते हुए, या कोई चांद है, चांद के सामने लेके जाके उसको प्यार से खिलाते, चांद को दिखाते हुए वैसा। तो उसका इफेक्ट वो बच्चों के ऊपर रहता। आज तो वो सिर्फ एक सिनेमा में दिखता है, और ये सिर्फ ड्रामेटिक लगता है हमें। सर, ये सब चीज़ों के अंदर जाने से पहले आपका परिचय, आप कितने सालों से हैं आयुर्वेद में, और आपका क्या स्पेशलिटी है? तो देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश जाखोटिया है। मैं BAMS आयुर्वेदिक में एक डिग्री है, BAMS, वो उसमें मैं उस्मानिया का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद फिर MD करा। MD में हमारे आयुर्वेदिक में पूरे अष्टांग बोल के रहते, जैसे जो सर्जरी ऐसा रहता है ना मॉडर्न में, वैसा हमारे पास भी रहता है आयुर्वेदिक में। तो उसमें मैं जनरल मेडिसिन बोलता हूँ, काय चिकित्सा, उसमें MD करा मैं। और मेरा रिसर्च टॉपिक आस्थमा है। अपना लोकल आंध्रा का एक फार्मूला है, भारंगी बोल के एक जड़ी बूटी है, उस पर मैं रिसर्च करा, भारंगी योग बोल के, आस्थमा में। तो ऐसा मेरा ये मेन है। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में जॉब करा। फिर गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर दादा, और इसने 25 साल तक ऑलमोस्ट रूरल एरिया में काम करा मैं। वहाँ के बाद फिर प्रमोशन में हैदराबाद में आया। हैदराबाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तेलंगाना का गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन फार्मेसी है, उसका चीफ सुपरिटेंडेंट था 2 साल तक। उसके बाद फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अभी फुल टाइम बाहर अब अपना सेल्फ प्रैक्टिस है। और फिर हमारे का ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व आयुर्वेदिक परिषद बोल के, विश्व आयुर्वेदिक परिषद। ये ऑल इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करती है सर? तो इसका हमारा मेन उद्देश्य क्या है बोलते हो, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना।
तो पूरे हमारे पूरा ऑल इंडिया में और इंटरनेशनल भी हमारे मेंबर्स है। तो ऑलमोस्ट इंडिया में 10,000 मेंबर्स है हमारे। हमारे तेलंगाना में 500 है, आंध्रा में 500 है। तो सब आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स रहते हैं। तो उनसे हम लोग क्यों बोलते हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते। तो उनको मोटिवेट करना कि आयुर्वेदिक में क्या है, क्या फ्यूचर है। तो हम लोग जो अच्छे धुरंधर प्रैक्टिशनर्स है आयुर्वेदा के, उनको एक्सपोज करते कि आप इनके पास जाइए, उनके ने सीखिए। ऐसा हमारा एक चलता रहता अवेयरनेस प्रोग्राम। और गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ है जो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हर्ट कर दे, तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन देते कि ऐसा हमारे डॉक्टरों को नुकसान होगा और जो फ़ायदा का है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा NGO है ये, आयुर्वेदा के लिए काम करते हैं हम लोग। सुपर सर। सो आपको क्या लग रहा है करंट ट्रेंड में आयुर्वेद आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? आगे, बिल्कुल आगे जा रहा है। और ये 10 साल में तो बहुत आगे जा रहा है। क्यों बोलते हमारे पास क्या है, आयुर्वेदा भी एक कला है। जैसे पुराने ज़माने में एक डांस है, म्यूज़िक है, तो उसको क्या रहता था, राजा का प्रोत्साहन रहता था। राजा उसको प्रोपगेट करते थे, सपोर्ट करते थे। तो आयुर्वेदा भी एक आर्ट है, तो उसको क्या गवर्नमेंट का हेल्प होना। अब इतने दिन हम लोग ब्रिटिश के परिपालन उसमें थे, तो हमारे को उतना डेवलपमेंट, वो लोग उनका साइंस डेवलप करने के लिए अपने आयुर्वेदिक को दबा के रखे। लेकिन अब भी अपना इंडिपेंडेंस आने के बाद भी 60-70 साल तक ऑलमोस्ट हमारा वही हालत था। आयुर्वेदा को कोई एक क्या बोलते, अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते। आयुर्वेद को एक्चुअली सूडो साइंस भी बोला जाता है। नहीं, सूडो साइंस अभी तक तो वो हालत नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते। इट्स नॉट ए मेडिसिन, इट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन। या उसको इंडियन मेडिसिन बोल के बोलते थे। इंडियन मेडिसिन बोल के डालते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे फिर जैसे अभी 10-15 साल से इंटरनेशनल में बहुत सारे बीमारियां ऐसे हैं जिसके एलोपैथी में इलाज नहीं है। तो वैसे टाइम पे फिर वो लोग भी अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। एनीथिंग इज इन अल्टरनेटिव बोल के। तो आपने बोला 10 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो 10 साल से जो अभी जो अपने गवर्नमेंट से चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकली हमारे को अवेयरनेस आ रहा है। मोदी जी आने के बाद थोड़ा ज़्यादा हुआ। बिल्कुल। तो आप ही देखिए ना, अभी आप मोदी जी का देखिए, अभी कोविड का जब प्रोग्राम एपिडेमिक था, तो आप उनका कौन सा भी मन की बात में देखिए, आप आयुर्वेदिक का नाम लेते थे। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आयुर्वेदा का इतना अच्छा ब्रांड एम्बेसडर थे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, क्यों बोलते आप देखिए, आप उनके कौन से भी आप पुराने, अब क्यों लेटेस्ट अभी कल का लास्ट वीक जो मन की बात था, उसमें भी आयुर्वेद के बारे में बोले। वो पर्सनली आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं। और लोग बहुत उनको सॉफ्ट करना था हमारे आयुर्वेद के बारे में। क्यों बोलते गुजरात के जब CM थे ना, तो हमारा जामनगर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। तो उसके हिसाब से उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और योगा के तो आपको मालूम है, तो इंटरनेशनल फेम मिला है। तो उनका उद्देश्य है आयुर्वेदा को भी वो इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे बनाना बोल के उनका है। तो अभी ऑलरेडी नेशनल आयुर्वेदा डे डिक्लेयर हो गया। November 5 एवरी ईयर जो धनतेरस बोल के आता ना, वो दिन डिक्लेयर हो गया। तो फ्यूचर में उसको इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे बनाना, जैसे योगा डे है आयुर्वेदा की बनाना बोल के है। तो हम लोग सब, अगर पब्लिक में डिमांड है तो सब कुछ पॉसिबल है। वेरी नाइस सर। तो जैसे योगा पॉपुलर हुआ, वैसा आयुर्वेदिक भी होना, वैसा हम चाहते हैं कि आयुर्वेद भी हो। और आयुर्वेदिक आप बोले ना, पॉपुलरिटी का रीज़न क्या है बोलते हो, हर मेडिसिन क्या करता है, खाली ट्रीटमेंट एस्पेक्ट बोलता। लेकिन आयुर्वेदिक में क्या है, दोनों है। प्रिवेंटिव ज़्यादा है, मतलब बीमारी ना आने का। हाँ। तो आज का जो वेलनेस इंडस्ट्री, आज करोड़ों रुपए का एक इंडस्ट्री चल रहा। वेलनेस इंडस्ट्री हर चीज़ के लिए, आप साबुन से लेके बेडशीट से लेके टॉयलेट, जो भी आप इस्तेमाल का वेलनेस के लिए मार्केट करें। कपड़े भी अपन देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक कपड़ा है, वहाँ तक आ गया है आजकल। तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा सुपर मार्केट चल रहा। तो उसमें आयुर्वेद का बहुत रोल है, क्योंकि हम लोग प्रिवेंशन ज़्यादा बोलते। आयुर्वेद मैक्सिमम प्रिवेंशन पे ध्यान देता। प्रिवेंशन, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। इसका क्या मतलब है सर? स्वस्थ बोलते जो हेल्दी पर्सन है उसका रक्षण करना, ये मेन प्रिंसिपल है। आतुर से विकार प्रशमनम, जो ऑलरेडी रोगी है उसका विकार प्रशमन करना, वो सेकेंडरी हमारा। पहले स्वस्थ है उसका अपन। एक आम जनता के दौरान से क्या मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूँ कि आयुर्वेद ही एक वेलनेस है, वेलनेस सेंटर, इट्स वेलनेस। क्यों बोलते हो, हमारे आयुर्वेदिक में अब आप देखते हैं ना, कोई आउट ऑफ द वे कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल अपना जो डे टू डे लाइफ है, जिसको हम लोग सिंपल में क्या बोले, दिनचर्या। सिंपल, जो अपने बड़े लोग अपने से जो आज हमारे पिताजी, हमारे दादा लोग जो फॉलो करते थे, वो लोग परफेक्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे। उनको नहीं मालूम ये आयुर्वेदिक है बोल के। उनका सुबह काम था ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठः। तो अपना आयुर्वेदिक का जो चरक संहिता, उसका फर्स्ट श्लोक वही है कि इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और ये ब्रह्म मुहूर्त कब आता है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय के 45 मिनट पहले।
45 मिनट पहले सूर्योदय, जैसे अभी ठंड के दिन आए तो सूर्योदय लेट से होता, तो उसके लिए आपसे 45 मिनट्स, समर है और जल्दी सूर्योदय था, उसके लिए 45 मिनट्स पहले, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब उसके बारे में आप देखिए कितना नॉलेज अपने पास, सब शास्त्र ऋषि मुनि सब बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुपर सर। तो हम इस पे बहुत डीप जाएंगे दिनचर्या के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद पे इंटरेस्ट आपको कब आया? मतलब आप बचपन से आयुर्वेद के दुनिया में ही थे, या आप बचपन में कभी एलोपैथी मेडिसिन लेके ही लेते? हाँ, कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आयुर्वेदिक का मेरा कुछ भी नहीं नॉलेज ही नहीं था, मतलब आयुर्वेदिक के बारे में। हम लोग के जमाने में एमसेट बोल के एग्जाम रहता था, एमसेट का। तो एमसेट का लिखे तो हम लोग को बीएमएस में एमबीबीएस में मेरे को 115 मार्क्स कुछ ऐसा अच्छा मार्क्स आ गए थे। लेकिन बैड लक क्या हुआ बोलते, वो टाइम पेपर लीक हो गया था, एमसेट का पेपर लीक हो गया था। तो फिर क्या करें, फिर ये एग्जाम लगाए एमसेट का। तो अभी अब क्या करना, जब तक मेरे को ये आयुर्वेदिक में सीट मिल गया, तो अब कैसे भी 2-3 महीने वेस्ट होता ना, सीट आता नहीं आता नहीं मालूम, तो मैं आयुर्वेदिक में ज्वाइन कर लिया। ऐसा फिर बाद में फिर एमसेट का फिर री एग्जाम हुआ, जब फिर इधर ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए आयुर्वेदिक में ज्वाइन करके। तो अब फिर बाद में उधर इंटरेस्ट भी नहीं, खाली एग्जाम एंट्रेंस लिखे, फिर उसमें मार्क्स नहीं आए, कुछ नहीं आए, फिर यही कंटिन्यू करके आया। तो आप आयुर्वेद, मतलब बिना किसी नॉलेज का आप आयुर्वेद में जाने के बाद, आपके एजुकेशन में सीखने के बाद आपको ये प्रेरणा मिली कि आयुर्वेद से मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, इंसान की सेवा हो सकती है। नहीं, इंसान की सेवा फर्स्ट 2-3 मंथ्स में तो मेरे को कुछ नहीं लगा। मेन उसमें अट्रैक्शन क्या लगा, तो उसमें अपना जो इंडियन कल्चर मिला मेरे को। वहाँ जाता है कि जो संस्कृत में बात करना, अपना खाने पीने के बारे में, दिनचर्या के बारे में, जो हमारे फर्स्ट ईयर में जो क्लासेस रहते थे ना, वो पूरा देखते अरे ये तो बिल्कुल कितना सिंपल है, अपन फॉलो ही नहीं कर रहे ना, बोल के वो मेरे को इंस्पिरेशन हुआ। या अगर हम लोग सब फॉलो करेंगे, जैसे उसमें सिंपल है, हम स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस है, जाते कि हमारे सर क्या बोलते थे, सुबह उठते कि पानी पीना बोलते थे, जैसे उषा पान बोलते उसको। आज आप हम लोग भी देखते, बड़े लोग बोलते हैं ना, सुबह उठते कि पानी पीना। तो हमारे दादा पिता ये सब जो है तांबे के लोटे में पानी लगा के रोज सुबह पीते थे। वो आयुर्वेदिक में है, वो पीने से कितने बीमारियां नहीं आते। तो ऐसा सिंपल से अभी हम क्या करेंगे, आपका मतलब मैं समझ गया, आप जिस आयुर्वेदिक कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट देख के ऐसे ऐसे धीरे आपकी अट्रैक्शन बढ़ी, और जैसे जैसे आप आयुर्वेद कंप्लीट किए, तब तक आपको ये समझ में आ गया कि ये मनुष्य को लाभदायक है। 100% ये ऋषि मुनियों ने मनुष्य के उद्धार के लिए दिया है, और बिल्कुल साइंटिफिक है वो। ऐसा नहीं है कि कुछ इनकोहेरेंट है, मन में हम ऐसा क्या बोलते हैं, मूड नमक बोलते हैं ना, जो अंधविश्वास है, वैसा नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक डाटा है उसके बारे में। सुपर सर। अब हम इस पॉडकास्ट में क्या करेंगे सर, वो दिनचर्या जो है आपने अभी जो बताया, वो समझते हैं कि आज के दुनिया में एक मनुष्य कैसे जी रहा है और कैसे जीना चाहिए। तो ये हम समझ लेते हैं। तो आपने सुबह सुबह बताया कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त माने 45 मिनट बिफोर सनराइज। तो मतलब मेरी समझ के लिए मैं आपसे बार बार ये बोलूँ, तो आज विंटर है, तो सूर्योदय होता है 6:40 6:45 पे सूर्योदय होता है, 6:40। तो हमें 5:45 5:50 तक उठना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। उठने के बाद हमें करना क्या चाहिए? इसके बारे में हमारे आयुर्वेदिक में बोलते हैं, सबसे उठने की मल विसर्जन, जो बॉडी का जो रहता ना, वो पूरा मोशन यूरिन साफ हो जाना। उसके बाद उन क्या बोलते हैं, सुबह उठते कि उषा जलपानम, उषा जलपानम तो पानी पीना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम आयुर्वेदिक में क्या नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स है, तो थोड़ा थोड़ा ओपिनियन चेंज होता है। क्यों बोलते हो, अभी यहाँ पे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वो 5-5 हज़ार साल पुराने हैं। फिर बाद में लेटेस्ट में 500 साल 200 साल 300 साल पुराने भी बुक्स है। तो हम लोग जब सबका कंपेल करते हैं ना, तो एक जगह हमारे पास एक बहुत अच्छा रेफरेंस क्या आता बोलते हो, सुबह उठते कि तिल और गुड़ खाना। तिल बोलते मालूम है आपको, सिसम सीड्स और गुड़, 1-2 चिटकी अपना, जैसे अपना एक आधा चम्मच तिल, आधा चम्मच गुड़, निहार पेट खाना। ये पानी पीने के बाद? पानी पीने का पहले। पानी पीने, हाँ। और एक कंडीशन क्या है बोलते, उसके पहले उन क्या बोलता, रात में आप ब्रश करके सोना। रात तो कोई ब्रश करता ही नहीं। वही सबसे बड़ी बात, वही रात में बिल्कुल ब्रश करके सोना चाहिए। रात में ब्रश करके सोना, तो रात में क्या होता, अपने बॉडी में एक सैलिवा तैयार होता, और सैलिवा में बहुत सारे हीलिंग पॉइंट्स, हीलिंग प्रॉपर्टीज रहते। तो वो सैलिवा अपने बॉडी के लिए एंटी इम्यूनिटी पावर बढ़ा था। तो वो सैलिवा हम लोग सुबह उसको थूक देते, उसको थूकने का नहीं है, वो सैलिवा अपने बॉडी में जाना। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हो, सुबह उठते कि
तिल और गुड़ और निहार पेट खाना, अच्छा चबा चबा के खाना, इतना चबाना कि वो तिल में से जो तेल रहता ना अपने मुंह में लगना, वो फिर निकल लेना, और निकल के 10-15 मिनट तक कुछ भी ले लेना, उसके बाद फिर पानी पीना। वो पानी क्या है सर, गर्म पानी पीना? ऑर्डिनरी, वो सीजन के हिसाब से, ऐसा अपने पास उसका स्पेसिफिक नहीं, सीजन के हिसाब से आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, ऑर्डिनरी पानी पी सकते, लेकिन डायरेक्ट फ्रिज का पानी ऐसा नहीं पीना। फ्रिज का पानी और बहुत ठंडा पानी नहीं पीना, और बहुत गर्म पानी है तो गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत गर्म भी नहीं पीना? हाँ, बहुत गर्म भी नहीं पीना, बहुत गर्म भी नहीं पीना। जैसे चाय और पीते, जैसा दूध गरम पीते, वैसा ना गुनगुना, जो अपने जस्ट ग्लास है वो पीने लायक रहना हो, वैसा पानी पीना। तो पहले आपने बताया कि मल विसर्जन हो जाना, और वो तो होता नहीं आज के लोगों में। तो उसका तो यही तो इसका क्या बोलते ट्रीटमेंट यही बोल रहे हैं आपको, जो तिल और गुड़ खाएंगे ना, इट इज़ ए डिटॉक्सिफायर रहता। तो धीरे धीरे अपन जैसे रोज तिल खाना शुरू कर देना, तो वो तिल में जो तेल रहता वो क्या करता है, इंटेस्टाइन इसको लुब्रिकेट करता, और साथ में आप पानी पीते तो धीरे धीरे जो भी खाने कर रात में जो खाने से टॉक्सिन्स रहते हैं वो पूरा डिटॉक्स होकर आपको मोशन आ जाता। कितना तिल और गुड़? इतनी काफी? बिल्कुल, आधा चम्मच से चम्मच, बस उतना ही। क्यों? तो अपन डेली ले रहे हैं उसको, ऐसा रोज एक दिन में क्या बोलते हैं हम 8 दिन 10 दिन में एक बार नहीं रहे, डेली उसको अपन अपने बॉडी को साथ में कर ले रहे हैं, उसको अपन कंफर्टेबल कर ले रहे हैं, डेली आदत कर ले रहे हैं उसका। तो चिक्की ले सकते हैं ना? चिक्की ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप तिल और गुड़ की चिक्की, तिल और गुड़ की चिक्की, लेकिन घर में बनाए, सो बाहर की नहीं लेना। बाहर में क्या करते हैं, शक्कर डालते हैं, सैक्रिन डालते हैं, वैसा नहीं लेना, गुड़ का रहना, गुड़ का रहना, गुड़ का तिल का, गुड़ का तिल। और ये तो इसका अब आपको और एक एग्जांपल बोलता हूँ, इसका रीजन हम लोग फिर रिसर्च करें असल इतना क्यों बोला, तो लास्ट में और क्या मालूम होता अपना, तिरुपति बालाजी है ना, बालाजी का सुप्रभात का सेवा शुरू होता। तो सुप्रभात सेवा जब शुरू होता ना, तो भगवान का सबसे बड़ा जो प्रसाद रहता तिल और गुड़ देते। भद्राचलम में अपने राम भगवान का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग सुबह रात को गए थे, वहाँ सुबह सुबह हमारे को प्रसाद में तिल और गुड़ दिया। मुझे लगा माखन मिश्री देते हैं। नहीं, बालाजी का मेरा जो एक्सपीरियंस, माखन मिश्री का कृष्ण भगवान का होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे तिल और गुड़ देते। फिर उसके बाद फिर बालाजी को क्या करते बोलते हो, सद्दन्नम बोलते हो। अपने जो साउथ इंडिया में क्या करते, जो चावल रहता ना, रात में जो ठंडा चावल रहता, उसमें थोड़ा दही और दूध डाल के एक मटकी के कुंडे में रख देते, तो सुबह तक वो फर्मेंट हो जाता, तो उसको सद्दन्नम बोलते। तो वो खाना एक तिल और गुड़ देने के बाद भगवान को प्रसाद देते बालाजी को। तो हमें भी यही खाना खाना चाहिए क्या सुबह? यही, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, पूरा प्रोबायोटिक्स रहते, वो क्या करता है, इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा रहता ना, उसको पूरा क्लीन करता। तो आज अपन प्रोबायोटिक्स के लिए लाखों रुपए गवर्नमेंट जो टीवी में एडवर्टाइज करते, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स बनाते, ऐसा चीज़ें करते हैं। अगर वो सद्दनम जो खाएंगा ना, उसके बॉडी में इंटेस्टाइनल फ्लोरा इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जो आज जो लेटेस्ट रिसर्च करता, ब्रेन गट एंड ब्रेन का संबंध है बोलते, गट ब्रेन एक्सेस बोल के बोलते हैं ना। तो गट एंड ब्रेन एक्सेस इतना स्ट्रांग रहेगा तो आपको ब्रेन के कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे, इतना मतलब आपका नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव रहेगा। सर अच्छी बात बताया आपने, सुबह उठकर वो जो फर्मेंटेड राइस है, बिल्कुल, वो मैंने उड़ीसा में भी देखा था, उसको पाकलाबात या कुछ बोलते हैं, कोई महाराष्ट्र में भी उसको, महाराष्ट्र में तरवनी बोलते हैं उसको, तरवनी। रात को बचा हुआ चावल के अंदर थोड़ी सी दूध और दही डाल के उसको फर्मेंट करके सुबह इतना सा प्याज या लाल मिर्ची के साथ वो खाते हैं। बिल्कुल। हाँ, और ये उड़ीसा में मैंने देखा था कि वो लोग खाते हैं, श्रीकाकुलम तक भी वो कल्चर है। बट सर पॉइंट ये है कि पर आज का दूध तो अशुद्ध है ना सर ये? हाँ, दूध का वो तो दूध का अपना वो तक अभी पहुंचे नहीं अभी दूध के बारे में। ठीक है, तो शुद्ध दूध और शुद्ध दही के साथ ये बना के हमें, फिर भी और एक आप जो बोल रहे हैं ना, दूध आप कितना भी कलुषित रहने दो, लेकिन जब वो फर्मेंट हो जाएगा ना, उसका बहुत सारे जो विषाणु है खत्म हो जाते हैं। क्यों? तो फर्मेंट हो जाता ना, जब वो क्या बोलते बैक्टीरिया उसमें मिल जाते तो प्रोबायोटिक बन जाता, तो उतना नुकसान नहीं करता। ठीक है, तो अभी ये अभी समझ गया मैं। तो शुद्ध दूध और तो पहले गुड़ खाया हमने, उसके बाद थोड़ी सी पानी पी और वो पानी भी किस में पीना, तांबे या रागी, किससे अच्छा, या सिल्वर में पीना? बिल्कुल। लेकिन अपने शास्त्र में तो बोलता तांबे के इसमें पीना बोलता। तांबा माने कॉपर। क्यों बोलता? कॉपर इज द बेस्ट क्या बोलते इलेक्ट्रिक चार्जर है, वो चार्जिंग मटेरियल था। तो उसका भी हमारे पास कंडीशन बोले से है कि जो तांबा का रहता ना, तांबे के लोटे में रखना, और वो तांबे का लोटा क्या करना, एक क्या बोलते लकड़ी का जो पाटा रहता ना, लकड़ी के कुछ उसके ऊपर रखना, और जब अपन वो पानी पीते ना, अपने नीचे कुछ तो भी गन्नी बैग है या कुछ तो भी अर्थ को टच नहीं होना अपन। आजकल तो सारा फ्लोरिंग है ना सर? फ्लोरिंग भी अर्थिंग होता ना, फ्लोरिंग में भी अर्थिंग होता, तो कुछ नीचे कोई मैट वगैरह डाल के, नॉन कंडक्टर
नॉन कंडक्टिव, जैसे एक पाटा रहता है, लकड़ी का पाटा बोलते हैं ना अपने पास, वैसा पाटा लगा देना, या कुछ गन्ने बैग लगाइए ना खाली, या कुछ बेडशीट के जैसा लगा लिए, उस पर रख के फिर वो लोटे को टच करके आप पीजिए। ओके। तो उस पर रात भर में जो आयंस, कॉपर आयंस चार्ज हो जाते हैं, हाँ। वो अपने बॉडी में जाके पूरा क्लीनिंग का मैकेनिज्म करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना मात्रा? हाँ, मात्रा हम लोग हर एक का एक नहीं बोल सकते, आधा पाव लीटर से लेके 1.5-2 लीटर भी पी सकते, लेकिन आदमी का कैपेसिटी के ऊपर रहता। पाव लीटर से 2 लीटर? 2 लीटर बस कैपेसिटी। और कितने घंटे रखना है ये रागी पात्रा? रात में भिगो के रख देना, रात में जब सो रहे हैं तब भिगो के रख देना। फिर और एक दूसरा कंडीशन बोल रहा हूँ, और एक में क्या होता है, जो रागी का पात्र है ना, कॉपर है, तो कॉपर इज पॉइजन आल्सो, कॉपर सल्फेट बोल के पॉइजन रहता। उसका एक कंडीशन क्या होता है, डेली आप जैसा ही वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसको अच्छा इमली से धो के फिर नेक्स्ट डे के लिए उसमें उसको सुखा देना। उसमें फिर कुछ पानी और नहीं रखना, फिर नेक्स्ट डे रात में रखना पानी, उसको ड्राई अच्छा धोना उसको। अब लोग क्या करते हैं, एक जो मग रहेगा ना, जो लोटा रहेगा, उसको वॉश नहीं करेंगे, आज पानी पिएंगे, नेक्स्ट उसमें पानी डाल के रख देंगे, तो वो पॉइजन हो जाता। तो हर रोज धोना उसको, और उसको फिर हर रोज रख के फिर रात में पानी भिगो के रखिए आप। सुबह धो लिए और सुबह से शाम तक सुखा लीजिए और शाम को वापस पानी धो के लीजिए। तो अभी इसका लेटेस्ट, अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग्स हो रहे, पूरा डॉक्टरों ने बताई, समझ में नहीं आ रहा डॉक्टरों को क्या है, हमारे को भी समझ में नहीं, एसिडिटी के वैसा भी नहीं, एंडोस्कोपी सब करी, पूरा सिंपल उसका रीजन क्या बोलता हूँ, वो कॉपर का उस पर पानी पी रही हूँ, तो उसको रोज साफ नहीं कर रही हूँ, वो दिन भर वो ऑफिस गए जब वही पानी पीते जा रही, वो टॉक्सिन हो के उसको वॉमिटिंग्स हो रहा। वही थोड़ा सा पीले कलर का ब्लूइश कलर का हाँ, एक होता वही है, वो कॉपर सल्फेट बन जाता। ओके, सो हर रोज तो इसके लिए ये कॉपर का ये है। इसके लिए अपने पुराने जमाने में भी क्या करते थे, पानी जो सेव करते थे ना, उसको डेली भगोने में वो घड़े को धोते थे, उसको रखते थे पानी, रात का पानी सुबह निकाल के फिर फ्रेश पानी भरते थे उसमें, क्यों तो कॉपर में इतना कैपेसिटी रहता कि उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। और वो इलेक्ट्रोलाइज्ड आपने कुछ बोला था, उससे क्या फायदा होता है सर शरीर को? क्यों तो अपने बॉडी में क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल्स रहते, अपन जो भी खाना खाते हैं ना, तो एक थोड़े हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसा रहते हैं ना, वो फ्री रहते, तो उनको अपने बॉडी में नहीं रहना, वो फ्री रेडिकल्स की जाके क्या करते, कैंसर के जैसे बीमारियां तैयार करते। फ्री रेडिकल्स नहीं रहना, वो रहते, तो ये जो पानी का रहता है ना, वो फ्री रेडिकल्स को निकाल देता। ओके, इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर फ्री रेडिकल्स, जैसे आज बोलते हैं ना, अच्छा फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, ऑर्गेनिक फूड पीना, फूड लेना, वो सब क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। तो ये नेचुरली आपका जो उषा पान का जो पानी है, वो फ्री रेडिकल्स को कम करता है। और ये स्ट्रक्चर्ड वाटर भी मैंने काफ़ी सुन रहा हूँ आजकल। हाँ, स्ट्रक्चर्ड वाटर का तो बारे में अभी बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा। तो उसमें क्या है बोलते हो, जैसे अपने मंदिर में अपन जाते हैं, मंदिर में भगवान का जो तीर्थ लेते, तो वहाँ पे जो पंडित जी लोग जो मंत्र का उच्चारण करते, तो मंत्र के उच्चारण से उसका जो वाटर का एक मेमोरी है, अभी लेटेस्ट एक रिसर्च चल रहा, वाटर हैज ए मेमोरी। ओके, तो जो मंत्र उच्चारण करते हैं ना, वो मंत्र उच्चारण का प्रभाव वो पानी पे रहता, पॉजिटिव एनर्जी। और साथ में उसमें तुलसी और रहता, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव एनर्जी। वो अपने बॉडी में जाके वो बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता ना, उसमें फर्क आ जाता। ओ, तो इस पे हम अलग पॉडकास्ट करेंगे सर। तो उसका भी और एक बोल दे तुम्हें। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, अपन वाटर का मेमोरी के बारे में, आज हम लोग गंगा माता को इतना पवित्र मानते। हाँ जी, क्यों मानते? उसका रीजन, क्योंकि वो विष्णु जी के चरण धुल के आई है, शिव जी के झट से आई है। हाँ, वो सब वो माइथोलॉजी है, उसका साइंटिफिक बोलिए आप क्यों होगा। अभी आपको मैं हिंट दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन है और कुछ भी नहीं है उसका। गंगा माता का क्या बोलते हो, शंकर जी को वो टच करे सो है, तो पानी में मेमोरी है अभी भी, कि वो शिव जी को जो टच करे सो मेमोरी है ना, हजारों सालों लाखों साल पहले का। आज भी गंगा जल में वो शिव जी का स्पर्श करे सो मेमोरी है उसमें। तो आज अपन जो गंगा जल आज भी रह रहे ना, उस पर शिव जी का मेमोरी है उसमें, उस पहले उसमें पवित्रता है। तो इसलिए वो मतलब अनेक लोगों ने बहुत रिसर्च किया गंगा जल के बारे में, कि ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें जड़ी बूटियाँ रहते ना, हिमालय से आते, हिमालय में नमूने के जड़ी बूटियाँ रहते, उनका संस्कार होता है उसके ऊपर ऐसा। लेकिन मेरा जस्ट हाइपोथेसिस है कि जो मेमोरी है बोलते हैं ना, वाटर का मेमोरी, आज फॉरेन कंट्रीज में बहुत रिसर्च चल रहा है उसके बारे में। हम ये वाटर मेमोरी और स्ट्रक्चर्ड वाटर के बारे में एक अलग से बात करेंगे सर। तो अभी दिनचर्या में आपने ये बताया, दिनचर्या में हम लोग क्या बोलते हैं, उषा पान 250 ml, मतलब 250 ml से लेके 2 लीटर तक यथाशक्ति आप पीना चाहिए। पीने के बाद, और पीने की तरीका कुछ है सर? हाँ, पीने का भी हमारे पास शास्त्र बोला, बैठ के पीना। ओके, खड़े खड़े नहीं पीना। क्यों? मतलब डायरेक्ट खड़े पीने से क्या होता है, अपडाउन जो स्टमक रहता है ना, रात भर खाली एम्प्टी स्टमक रहता, तो पानी का ग्रेविटी रहता, वेट रहता,
वो स्टमक को एकदम इरिटेट करता, इसके लिए बैठ के पानी पीना। और कितने घुटन मतलब उतने आराम से बोलते अपने क्या बोलते हैं, सिपिंग बोलते हैं ना, सिप करना, एक एक घूट पीना और धीरे धीरे पीना, धीरे धीरे बोलते अपने क्या उसके हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से पीजिए। और यू शुड, हमारे नेचुरोपैथी वाले बोलते यू शुड ईट वाटर, बोलते यू शुड ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। ओके। तो सर ये जैसे हम बाहर से आते हैं, लोटा गड़गड़ पीते हैं, बिल्कुल गलत है क्या? बिल्कुल गलत। क्यों गलत? बोलते हो? हाँ, इसका आपको और एक डीप में जाना पड़ता। अपने आयुर्वेदिक में क्या बोला बोलते हो, जो तृष्णा बोलते हैं उसको, प्यास। अपन बाहर से आते क्या होता, अपना मुंह पूरा सूख जाता, तृष्णा रहती। तो तृष्णा का मेन जो सेंटर रहता ना, तालू रहता, तालू बोलते हो पैलेट। तो अगर आप जो खड़के पानी पीएंगे ना, आप जो पानी पीएंगे सीधा आपका गले में चले जाता, पैलेट को नहीं लगता। तो आप 4 गिलास भी पानी पीएंगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अगर आप बैठे, समझिए बैठ के ग्लास ऐसा पीना कि वो पानी आप अपने लिप्स को लग के हुए पानी पीना, तो ऑटोमेटिक वो पानी क्या होता, ऊपर पैलेट को लग जाता। पैलेट को लगता है कि पैलेट को स्टिमुलेशन हो जाता, तो पैलेट को अम्मा उसका वो जो क्या बोलते ट्रिगरिंग पॉइंट रहता, हाँ पानी आ गया, उसका तृष्णा मिट जाता। मुझे किसी और ने एक और एक्सप्लेनेशन दिया, मैं भी, आप सही कीजिए मेरी जानकारी सही है गलत है, कि हम अगर पानी गट पिएंगे तो वो स्टमक में जाके एसिड ज़्यादा करता, अगर हम धीरे धीरे पिएंगे तो हमारी लाला जल के साथ पानी जाके वो बॉडी को एल्कलाइन इफेक्ट देता। क्या ये सच है? बिल्कुल वो भी सेम लॉजिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। तो बैठ के पीना और धीरे धीरे पीना, आराम से घुटना, एंजॉय करना वाटर। क्यों मतलब अपन एक प्रकृति के साथ रहना बोल के है। अब सिटी लाइफ में अपन कहीं नहीं रह सकते, एटलीस्ट पानी तो अपने हाथ में है ना, तो पानी उसको एंजॉय करिए। अरे पानी इतनी अच्छी चीज़ है, अपने पास आयुर्वेदिक में बोले ना, पानीयम प्राणिनाम प्राणः। इसका क्या मतलब है? पानीयम प्राणिनाम प्राणा, पानी प्राणियों का प्राण है। विश्वमेव च तन्मयम, पूरा विश्व उसमें तन्मय है, बिना पानी के कुछ नहीं है। नयो त्वयो वृत्ति आतुरस्य स्वस्थस्य वा, उसके बिना एक बीमार पुरुष या हेल्थी का नो लाइफ नहीं जी सकता। वेरी नाइस सर, इतना ब्यूटीफुल कोटेशन अपने आयुर्वेदिक ने दिया। तो बैठ के पानी पीना और छोटे छोटे भाग में पीना। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैंने कुछ मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ये कभी भी पानी पीते समय मैंने हमेशा इनको बैठ के पीते हुए और तीन घुटनों में या 3 बार में वो पानी खत्म करते देखा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्यों बोलते अपने पास देखिए, अब वो जो पूजा करते हैं, पूजा करते अपन क्या करते हैं, शंख से आचमन लेते हैं। तो आचमन लिए जब 3 मंत्र बोलते हैं, केशवाय स्वाहा, नारायण स्वाहा, माधवाय स्वाहा, सेम वही है। तो वहाँ पे वही रीजन, जब अपन ये मुद्रा रहता, क्या बोलते हैं, गोकर्ण मुद्रा बोल के रहता, उसमें पानी लेके जब अपन पानी लेते हैं वो सीधा तालू को लगता। हाँ नहीं, ये तो आप सिर्फ चरणामृत की बात कर रहे हैं, बट तो वो भी वही रीजन है। हाँ, वो भी वही रीजन होगा। बिल्कुल 3 बार करते हैं, 3 बार में पानी पीते हैं, बट बैठ के पीते हैं। आपने अभी बैठ के पीने से, इवन बैठ के खाना भी आप देखिए, वो लोग नीचे उखड़ू बोलते हैं उसको, उखड़ू बैठना बोलते हैं। दोनों पाँव को नीचे लगा के बैठ के खाना खाना, इट इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ईटिंग। बेस्ट पोजिशन। अपन जो पालक मार के बैठते वो सेकेंडरी है, और जो डाइनिंग टेबल पे बैठते वो तो सबसे वर्स्ट पोजीशन, सबसे बेकार है। और खड़ना तो सबसे बेकार है, वो तो जानवर खाते हैं खड़े होके। तो ये अपने पास है, क्यों तो जो एनाटॉमी की है, अपना स्टमक का एनाटॉमी है, जो तो कैसे किस मुद्रा में बैठ के खाना, सुखासन में बैठना, पद्मासन में बैठना, सुखासन, पद्मासन में, वज्रासन में बैठ के खाना, वज्रासन में नहीं, वज्रासन खाना खाने के बाद बैठिए आप, ऑर्डिनरी सुखासन में बैठ के खाइए। ओके, बस सुखासन में बैठिए। अगर आप बाई चांस आज डाइनिंग टेबल के बिना अपना लाइफ नहीं चल रहा, तो डाइनिंग टेबल पे भी आप बैठते ना, डाइनिंग टेबल पे सुखासन लगा के बैठ के खाइए। डाइनिंग टेबल पे भी सुखासन बैठ के खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों बोलते अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहना, खाना खाते समय स्पाइन सीधा रहना, तो अपने आप उसमें वो फर्क आ जाता है। वो स्टमक के जो इंटेस्टाइन में रिलैक्सेशन आना, स्टमक में जो एसिड सिक्रेशन आना, उस पर पोजीशन पे इफेक्ट आता है। पोजीशन में डेफिनेटली बहुत इफेक्ट। तो नीचे सबसे बेस्ट है, नीचे रख के, थाली भी नीचे रखना है या थाली थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊंचा रखना, थोड़ा ऊंचा रखना, बोल तो ज़्यादा झुकने का भी नहीं रहता, कंफर्टेबल रहना अपन। तो इससे नीचे बैठकर खाने से शायद मुझे लगता है लॉजिक में ओवर ईटिंग नहीं करेंगे आप। बिल्कुल। आज ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में एक रिसर्च हुआ कि जो आदमी लोग नीचे बैठ के खाते ना, कम खाते। इसके लिए अपने पुराने जमाने में जो शादियां होते थे तो पंगति बोलते थे, सब लोगों को नीचे बिठा के खाना खाते थे ना, तो वेस्टेज नहीं होता था, लोग कम खाते थे और एंजॉय करते थे।
आज अपन जो बफे का सिस्टम लगा है उसमें पूरा डबल नुकसान हो रहा, लोगों का हेल्थ खराब हो रहा, फूड वेस्ट हो रहा, एंजॉय नहीं कर रहे। सुपर्ब सर। तो अभी पीने का पानी मेरे समझ में आ गया। पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद गुड़ और तिल खाए, उसके बाद हमने पानी पिया, इसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर बाद में दंत दावनम। ओके। दंत दावन है, तो दंत दावन में हमारे पास जैसे आप वर्ल्ड वाइड फेमस है नीम का लकड़ी, तो वैसे हमारे पास बहुत सारे 15-20 चीज़ें हैं, उनका दंत मंजन से करना बोल गांव के हिसाब से, मतलब अब सिटी में तो अपने को सब नहीं मिलता, तो उसके हिसाब से आजकल मार्केट में भी नीम का ब्रश आ गया, बबुल का ब्रश आ गया, बबुल का पेस्ट आ गया, ऐसा बहुत सारे चीज़ें आ गए अल्टरनेटिव। और उसके साथ मंजन, आज जो अपने पास जो मंजन जो बोलते हैं ना पाउडर्स है, वो बेस्ट है। तो उसमें सबसे बेस्ट क्या है बोलते हो? कार्बन। कार्बन माने सर? कार्बन बोलते हो कोयला। कोयला। जो अपने पुराने जमाने में बिटको काला मंजन बोल के आता था, आपको आइडिया? आपको तो नहीं मालूम होगा। मैंने देखा, मैं तो लाल मंजन देखा। मेरे बचपन में चाचा चाची वो लाल वाला लेते थे। वो क्या कि गेरू का रहता, तो वो अलग रहता, वो भी आयुर्वेदिक का दवा है, लेकिन पुराने जमाने असल क्या बोलते हो? ऐश। ओके। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मामा लोगों के पास गांव जाते थे, तो वहाँ पे गर्म पानी बनाते थे, तो गर्म पानी सिखलाने के लिए गोबर के वो पिड़कल बोलते हैं ना, खंडिया वो बना के जलाते थे। तो जब अंगार जल जाता तो गोबर का जो ऊपर का राख रहता ना, वो राख लेके उससे हम लोग को मंजन करते थे। उसमें कुछ और डाला सर, नमक वगैरह कुछ? वो डाल सकते, टेस्ट के लिए डाल सकते, लेकिन मेन उसका जो है बेस्ट इज काऊ डंग का जो ऐश रहता, हाँ, इट इज अ बेस्ट क्लेंजर। और वो कैसे? हाथ से डायरेक्ट हाथ, ब्रश का तो जरूरत नहीं। ब्रश इज द वर्स्ट थिंग इन द फॉर डेंटल प्रॉब्लम्स। ओह, ब्रश का असल टेक्निक है ही नहीं। आज मॉडर्न वाले भी बोल रहे हैं कि ब्रश में जितने बैक्टीरिया रहेंगे ना, और वी आर डेली पुटिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इन आवर माउथ व्हेन यू पुट द ब्रश इन योर माउथ। वो तो हाथ में भी रहेंगे ना सर? नहीं, हाथ में तो अपन एटलीस्ट धोते ना, ब्रश को अपन करके वहाँ पे रख देते, क्या बोलते हैं, बाथरूम में रखे आ जाते, तो वो तो वैसे ही ब्रश रहेगा ना, तो उसमें कितने की बैक्टीरिया क्या एक्ट करते हैं। तो हाथ में कौन सी उंगली से धोना? हाथ में मध्यमा उंगली बोलते हैं हमारे पास। तो मध्यमा कौन सी है सर? ये सेंटर का जो रहता है ना, सेंटर वाला, ये वाला, ये वाला मध्यमा, सबसे बड़ी वाली मध्यमा उंगली। क्यों? इसका रीच मैक्सिमम रहेगा। हाँ, क्योंकि बड़ी है इसलिए। बड़ी रहने से ऊपर नीचे साइड में, इसका अपने आयुर्वेदिक में तो बोला भी कौन से एंगल में करना, कितने बार रगड़ना, पूरा बोला। उतना बताइए सर, वो क्या कैसे कर सकते हैं? बोलते उसमें क्या होता है, ऊपर के जो दांतों के रहते नीचे से ऐसा अंदर से घुमाना उसको, फिर बाद में ऊपर वालों को मसाज करना, इतना मसाज करना कि पूरा जो श्लेष में बोलते हैं हमारे पास, कफ बोलता था, वो पूरा निकल जाना। अभी हम अब जो गोबर के पिड़िका का जो मंजन बोल रहे हैं ना, वो करने के बाद इतना होता है कि नाक में से पानी आना शुरू हो जाता। क्यों बोलते? उतना उसमें जो क्या बोलते प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टी रहता, पूरा नाक में से कफ को निकाल देता। तो कफ निकलेगा तो क्यों बोलता, आयुर्वेदिक के हिसाब से उरस्थान में कफ रहता, तो सुबह रात में अपन सो जाते तो सुबह बॉडी में कफ भर के सर्दी आना, नाक ब्लॉक होना, छींका आना, ऐसा प्रॉब्लम होता। तो जो लोग ये दंत मंजन से पाउडर का मंजन करते हैं, उनके साइनस का प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते। ओके, तो ये घुमा के करना। और ये अंदर जीभ को लगा कर ये जो उल्टी करने की, नहीं, वो अपने आयुर्वेदिक में कहीं भी नहीं है, वो गलत है। वो उल्टी करने खाली जिह्वा निर्लेखन बोल के बोलते, जिह्वा निर्लेखन। उसका क्या मतलब है? बोलते वो क्लेंजिंग ऑफ द टंग। वो किससे करते हैं? वो तो हमारे पास तो हमारा बोला स्वर्ण की नलिका से करना बोलते हैं हमारे पास। स्वर्ण की एक नलिका, तो एक ब्लेड के ऐसा बनाते, उससे करना बोल के बोलते हैं। चांदी से बोलते, लोहे से बोलते। ओके, अपने पास है डायरेक्ट है। जो आजकल टंग क्लीनर जो मार्केट में तो आजकल प्लास्टिक के आ रहे पूरे, तो अपने पास आयुर्वेदिक में बोले राजा लोगों के लिए स्वर्ण चांदी, फिर ऑर्डिनरी के लिए लोहे का। बट वो आजकल स्टील का ले सकते हैं। हाँ, बट टंग क्लीनर बहुत जरूरी है। हाँ, टंग क्लीनर, लेकिन उतना भी जरूरत भी नहीं पड़ता। अगर अपन करते ना गोबर से, जो पीड़िका से करते ना, अपने को मालूम ही नहीं कि टंग क्लीन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे पूरा कफ निकल जाता। ओके, और ये जो अंदर थोड़ी लोग बहुत जोर से छींकते हैं, ऐसे करके वो अंदर का जो खप निकालने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। वो नहीं करना। अब थोड़े लोग तो हमारे दो पेशेंट्स बोलते कभी कभी इतना पित्त बढ़ जाता, उल्टी भी कर देते, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता। हाँ, तो पूरा पित्त बढ़ता तो उल्टी करे, जब तक मेरे को फ्री नहीं होता साहब, रोज पित्त निकालना पड़ता बोलते, तो इट्स वेरी डेंजरस, अच्छा नहीं है वो। बट कप निकाल सकते हैं, निकालने का जरूरत नहीं है। अब जो अपने जो टेक्निकल जो आपको बोला ना, गोबर का जो काला पाउडर से करिए आप, इमीडिएटली आपको निकल जाता। सुपर सर। तो ये उंगली से करना, और उसी उंगली के साथ हम वो साफ कर लेना, जीभ भी, हम टंग भी क्लीनिंग कर बाद में आचमन। उसके बाद फिर आचमन हम बोलते हैं हम लोग, कुल्ला करना। फिर
कुल्ला करके जो भी कफ है उसको निकाल देना। कुल्ला मतलब? कुल्ला मतलब गार्गलिंग, गार्गलिंग, गार्गलिंग करना, गार्गलिंग करके निकाल सकते। कुल्ला करना बोलते हैं उसको। गंडूश हम बोलते हैं संस्कृत में हम लोग, गंडूश, गंडूश करना बोलते हैं, गंडूश बोलते हैं, कवल बोलते हैं, ऐसा दो डिफरेंस रहते हैं। तो वो करके निकाल देना, पूरा कफ निकाल देना। अभी आपके साथ इतना देर बात करने के बाद हम सिर्फ दंत पहुंचे, हाँ, टूथ क्लीनिंग तक आए हम। तो उसके पश्चात सर? उसके बाद फिर आपने स्नान करना, स्नान, उसके बाद फिर स्नान, उसी बात इमीडिएटली स्नान कर सकते हैं। और हमारा ऐसा तो व्यायाम भी बोलता है ना, बीच में भूल गया, व्यायाम करने का। वो क्या वो दंत मंजन के बाद या? दंत मंजन के बाद, दंत मंजन के बाद व्यायाम, 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 व्यायाम बोलते हो। व्यायाम के पास जो हमारे पास क्या बोलता हो, अर्ध बल प्रमाण बोल के बोलता। अर्ध बल प्रमाण बोलते आज हम देखते लोग एक दूसरे के कंपटीशन में, आप 1 किलोमीटर करते हो, मैं 2 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ बोलता। तो वैसा नहीं करना। अर्ध बल के मतलब अपना जितना कैपेसिटी है उतना ही एक्सरसाइज करना, हाफ कैपेसिटी में करना। जो बोलता अपने आधा जो ताकत रहेगा, दिन भर अपने को काम करना है ना, घर में तो नहीं बैठेंगे ना। तो अब पूरा दिन आप एनर्जी सुबह एक्सरसाइज करके खत्म कर दिए तो दिन भर आप क्या काम करेंगे? तो उसके लिए अर्ध बल प्रमाण बोलता। तो उसका हमारे पास एक क्या बोलते हैं बेंचमार्क है कि आपका अर्ध बल क्या है। तो उन क्या बोलता, आप एक्सरसाइज करने के टाइम आपका मुंह पूरा सूख जा रहा, जैसे आप एक्सरसाइज करते अपना मुंह सूख जाता, स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा मुंह सूख जा रहा, फिर अपने दोनों एक्जिला में, ग्राइड में, सर के ऊपर से हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो जाता, और हल्का थकान लग रहा, अभी बस ऐसा फीलिंग आता ना, आप रोक दो। तो हर एक का अलग अलग रहेगा, तो मतलब आपका अलग रहेगा, मेरा 15-20 मिनट से ज्यादा, बस 15-20 मिनट। पसीना आ रहा ना, बस रोक दो। तो पसीना आना, पसीना, लाइट पसीना, हेवी पसीना, पूरा कपड़े भीग जाना नहीं, जस्ट हल्का स्वेद आना बोलते हैं हम लोग, बस वो है तो बस। सुपर। तब व्यायाम की, व्यायाम के पश्चात अभ्यंगम। अभ्यंगम मतलब तेल से मालिश करना, हर रोज, हर रोज तेल से मालिश करना। हर रोज हमारे आयुर्वेद में स्पेशल अभ्यंग बोल के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों तो हम इसका अभ्यंग का सबसे बड़ा क्या बोलते हो, ये क्या है, स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये मालिश सर पे करना, सर पे नहीं, पूरा बॉडी को करना। आजकल किसके पास इतना फुर्सत है सर? करना पड़ता। अभ्यंग स्नानम, उसका नाम ही अभ्यंग स्नानम है। तो पूरी बॉडी को तेल लगा के, कितना देर लगता? 15-20 मिनट हो जाता, उसमें क्या है। 15-20 मिनट में तो पूरा लोगों का खाना और नहाना भी हो जाता है। इसके लिए अब ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है ना, हजारों साल पहले से ऐसा बोल रहे हैं। अभी धीरे धीरे सब कट ऑफ हो गए, तो एटलीस्ट अभी क्या हो गया बोलते, एटलीस्ट संक्रांति है, उगादी है, कुछ दिवाली है, एटलीस्ट वो दिन तो भी आप स्नान करिए ना सर। 100% आप श्योर हो कि हर दिन? बिल्कुल तेल से। आप अभी मैं बोलेगा नहीं, आप केरला में जाइए ना, केरला में अभी भी लोग करते हैं अभ्यंग स्नानम। अभ्यंग स्नानम अभी भी करते हो लोग। तो ठीक है सर, अब ये प्रोसीजर बताइए, अब कैसे करना है अभ्यंग का? हाँ, इसमें क्या होता है, तेल का भी सिलेक्शन फिर सीजन के हिसाब से रहता। जैसे अभी ऑर्डिनरी सीजन है तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से तिल का तेल बेस्ट है। तिल का तेल, अगर ठंड के दिन है तो सरसों का तेल, ये 2 तेल हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और क्या करना सर उससे? बस ऑर्डिनरी तेल लेना, थोड़ा कुनकुना बनाना, बॉडी पे मसाज करना, गुनगुना बनाना, थोड़ा बोलते बॉईल नहीं करना। समझ गया, बट वार्म क्यों? डायरेक्टली क्यों बोलते, ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होता ना, वार्म रहता अपनी स्किन को रगड़ने पे ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होता, और कितना भी रहता थोड़ा ऑयल में विस्कोसिटी रहता, तो विस्कोसिटी कम होने के लिए उससे हल्का मालिश करना, पूरी बॉडी में लगाना, एक 15-20 मिनट रहता। सर पे भी लगाना? सर पे उसको तो सिरो अभ्यंगम बोलते हो, तो स्पेशल है वो तो, सिरो अभ्यंगम। सर पर हर रोज कौन सर का नहाते हैं? इसके लिए सिरो अभ्यंग का डेली नहीं है ना। अब लेडीज का है, रोज थोड़ी तेल लगाते, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लगाते, रात में सुबह हेड बाथ ले लेते। पुरुषों के लिए क्या करना? पुरुषों के लिए बिल्कुल हल्का तेल लगाना, और हर रोज सर धोने की भी जरूरत नहीं है, हर रोज सर धोने की जरूरत नहीं है, बट हर रोज तेल लगाना, तेल लगा के ऊपर से नहा लेना। और सर कब धोना है? सर का हफ्ते में 1 दिन हमारे पास बोले ना, हफ्ते में एक दिन। सुपर सर। तो हर मैं ये बोल रहा हूँ आपको, हार्ड एंड फास्ट, जैसे सीजन है, समर आ गया, समर में पसीना ज्यादा आएगा, अब 2 बार करना पड़ता। अब विंटर है, विंटर में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो सीजन के हिसाब से। तो ठंडी के मौसम में सरसों का तेल, और बाकी के सारे मौसम में तिल का तेल इज बेस्ट। तो ये नारियल का तेल ज्यादा, पैराशूट वगैरह तो बिकता है हिंदुस्तान में सर? नहीं, अपना खोपरे का तेल का अभ्यंग का कहीं वर्णन नहीं है। वो सिर्फ वो किसके लिए? वो खाने के लिए है ना। कोकोनट ऑयल खाते हैं क्या? केरला में खाते हैं ना, आधा केरला पूरा वही खाता। तो केरल में ही खाते हैं ना सर? केरल और कोंकण में ही खाते हैं। हमारे अपने पास भी खा रहे हैं आजकल, कितने सारे अभी जो आते हैं ना, क्या नाम उसके, चिप्स और आती है, देखिए जो केरला के चिप्स आते हैं पूरे कोकोनट ऑयल में बना से रहते। अवियल बोल के जो प्रसाद बनाते भगवान के लिए, वो पूरा कोकोनट। तो सबसे आपके हिसाब से सबसे बेस्ट तेल कौन सा है खाने के लिए? तिल्ली का तेल, खाने के लिए।
खाने के लिए तिल का तेल। सुपर्ब सर। तो अभी अभ्यंजन हो गया, फिर बाद में स्नान करते समय क्या करना उसका फिर अपने पास उद्वर्तनम बोलते हैं उसको, उद्वर्तनम उसको क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं अपने पास उसको, वो बोलते हैं ना सुन्नी पिंडी बोलते हैं ना अपने पास। हाँ, वो पाउडर लेके स्नान करना, बेसन और बहुत सारे हर्ब्स के साथ, हाँ, चने की आटा, चना कुछ तो ही रहता, उससे करने का, तो उसको उद्वर्तनम बोलते हैं। वो फिर हमारा हर्बल का रहता, उसमें थोड़े जड़ी बूटियां मिलाते। फिर मेन बेस तो मूंग की दाल रहता या मसूर की दाल, उसमें थोड़े जड़ी बूटियां डाल के उससे स्नान करना, उससे पूरा शरीर को रगड़ना। क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी को तेल लगा है इसमें ना, हाँ, उससे लगाना, रगड़ के इतना रगड़ना कि वो पूरे ऐसा ग्रैन्यूल्स के जैसा बन जाता, वो पूरा मैला निकल जाता। फिर आप स्नान करना, तो आपको साबुन उसके सामने कुछ भी काम नहीं करता, इतना ब्यूटीफुल क्लीन होता है। वो तो उससे बॉडी पूरा रगड़ के बाद में स्नान करना। तो उसका हमारे पास क्या बोलते हो, जो आदमी ऐसा करता, हाँ, वो मेदो हर है बोलता, वो फैट नहीं आता बॉडी में उससे। क्योंकि अपन बॉडी को जब इतना फ्रिक्शन देते तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता, वो रगड़ के नहाते ना, तो उससे क्या होता, फैट मेदो हर बोलते उसको हम लोग। तो हमारे पास पंचकर्मा में एक ट्रीटमेंट है, जो ओबेसिटी के पेशेंट्स रहते हैं ना, तो उसको हम लोग एक पाउडर से उद्वर्तनम करते, तेल लगा के ऐसा ये, और एक जड़ी बूटियों का पाउडर रहता, वो करे तो लोगों को 4-4, 5-5 किलो खाली मालिश करने से वजन कम हो जाता। मैं कर रहा हूँ उद्वर्तन बोलते, उद्वर्तनम। हाँ, ये पंचकर्मा का ट्रीटमेंट में मेरे लिए प्रिस्क्राइब किया था उन्होंने, पाउडर मसाज बोलते हैं, पाउडर मसाज पूरा। वेरी नाइस सर। तो साबुन की यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, अपने पास है ना साबुन भी, अपने आयुर्वेदिक में साबुन भी है, हाँ, साबुन भी रीटा है, शिका का, सब आयुर्वेदिक के है ना वो, हाँ, तो वो हिसाब से है वो। लेकिन मेन अपने पास उद्वर्तन बोला, उद्वर्तन करना। फिर पानी कौन सा नहाना, वो भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो हमारे पास क्या होता है सीजन के हिसाब से, हाँ, लेकिन कभी भी सीजन के व्यतिरिक्त नहीं, अभी ठंड के दिन है तो कंपलसरी गुनगुने पानी से नहाओ बोलता। गुनगुने पानी से गुनगुने पानी क्या, जो बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल रहना, ओके, एकदम बर्निंग नहीं रहना, ज्यादा ठंडा नहीं रहना, बस सिंपल गुनगुना पानी, मतलब हल्का गर्म करना, हल्का गर्म पानी कंपलसरी करना, उसका बारे में बोला आयुष्य प्रदम बोला हमारे पास, जो गर्म पानी से जो इंसान नहाता है, हाँ, उसकी आयु बढ़ती है। ओ, यहाँ तक बोला। हमें तो बोला गया कि ठंडा पानी शायद अच्छा है। ठंडा पानी आपको समर है ना, समर में नहाओ आप, ओके, समर में नहाओ, 100%। बाकी के विंटर में, बारिश के दिनों में कंपलसरी गुनगुना पानी से नहाना। और हमारे पास यहाँ तक है कि आयुर्वेदिक में संस्कार युक्त स्नानम, वो क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी आपका गर्म पानी है, उसमें थोड़े जड़ी बूटियां डालते हैं हम लोग, उससे स्नान करना बोलते। जैसे वो सर बोलते डिसीज वाइज रहता। हाँ। अभी आजकल जो स्पास देख रहे हैं आप लोग, स्पास रहते, स्पास में लोग क्या करते हैं, एरोमेटिक ऑयल्स डालते, उसे स्नान करते। तो हमारे पास अपने पास कितने जड़ी बूटियां हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल जड़ी बूटी है अपना आम का पत्ता, फिर खश बोल के आता है, खशखश बोल के अपन गर्मियों में डालते, वो पानी, उसमें पानी नीम नहीं डालना। नीम का क्या प्रॉब्लम होता है, नीम में ड्राइनेस आता ज्यादा, स्किन डिसीज है तो दीजिए आप, डेली के लिए काम नहीं आता। कुछ स्किन प्रॉब्लम डेली के लिए आम का पत्ता बेस्ट है, गुनगुना पानी में आम का पत्ता डाल के उससे स्नान करिए, आपको मालूम है कितना अच्छा अरोमा रहता है, इतना अच्छा लगता। और अभी लेटेस्ट में अभी तो बहुत सारे आ रहे हैं, और तो सिर्फ आम के पत्ते पानी में डुबो के गंगा का ये जो पानी का शुद्धिकरण करते, वो आम के पत्ते से करते हुए देखा। बिल्कुल वही तो, अपना शरीर का भी वही शुद्धिकरण, वही शुद्धि करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया। क्योंकि मैंने सोचा इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपसे ये पूछूं कि खाना क्या खाना चाहिए, बट हम नेचुरली इसके अंदर गए कि हमारी व्यवहार शैली और दिनचर्या में ही इतने सारे चीज़ है, और इस समय तक मैं सिर्फ नहाने तक कवर कर पाया। तो हम क्या करेंगे अगला एपिसोड में, नहाने के बाद क्या है सर नेक्स्ट वस्त्र धारणम, तो वहाँ से हम नेक्स्ट सीरीज में शुरू करेंगे सर। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।